नमस्कार, प्राइम 4 आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह और प्राइम 4 में आज की बड़ी खबरें कौन सी हैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको बताएंगे बिहार, जिसका मतलब आजकल गुंडा राज माना जा रहा है। विपक्ष यूं ही नहीं नीतीश सरकार को घेर रहा है, बल्कि अपराधियों ने यहां गोलियां चलाना शुरू कर दी है, तो नीतीश कुमार निशाने पर आ गए। वहां कैसे अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है ये आपको बता। आपको दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे कि एक पिता जिसने बेटी को टेनिस स्टार बनाया, उसी ने अपनी बेटी को आखिरकार गोली मार दी। पिता जो थ्योरी दे रहा है मर्डर के पीछे की, वो समझ से परे, तो पूरी स्टोरी मैं आपको इस बुलेटिन में समझाने की कोशिश करूंगा। बात तीसरी खबर की, हरियाणा के शहरों में डूबने की मानो होड़ सी लग गई। हरियाणा का कौन सा शहर अब पानी में फिर डूब चुका है, मैं आपको ये दिखाऊंगा। और साथ ही साथ बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कांवड़ के अलग अलग रंग। हरिद्वार से आई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, वहां की तस्वीरें कैसी हैं, तैयारी कैसी है, मैं आपको दिखाऊंगा। गुरुग्राम में हुए सनसनीखेज राधिका यादव मर्डर केस में ताजा अपडेट आ रहा है। हत्या के आरोपी पिता दीपक यादव को कोर्ट ने 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक अभी तक हथियारों की और गोलियों की रिकवरी नहीं की गई, इसीलिए रिमांड जरूरी है। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में टेनिस स्टार राधिका यादव की उसके पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी। गुरुग्राम पुलिस की थ्योरी के मुताबिक दीपक यादव ने कबूल किया कि वो बेटी की टेनिस एकेडमी खोले जाने से नाराज था। लोग उसे ताना दिया करते थे कि वो बेटी की कमाई खा रहा है, और इसीलिए उसने बौखलाहट में राधिका यादव यानी कि अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सवाल यह भी कि जिस पिता ने बेटी को टेनिस स्टार बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया, क्या वो टेनिस एकेडमी खोलने से इतना खफा हो सकता है? सवाल यह भी है कि जो आसपास के लोग हैं वो ये बताते हैं कि ये टेनिस एकेडमी खुलवाने में पिता का ही हाथ था, तो वो आखिर समाज के ताने पर इस तरह का कदम कैसे उठा सकता है? सवाल यह है कि क्या हत्याकांड के पीछे कोई और वजह तो नहीं है? सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी हुई हैं, जो कि मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। जिसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं। 2025 का उद्घाटन सीएम मोहन यादव ने ग्रोथ कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। 1500 से ज्यादा निवेशक इस कॉन्क्लेव में शामिल हो रहे हैं। 20 उद्योगपतियों से सीधा संवाद मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे। 5 सेक्टर्स में 12,360 करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री ने दी। शहरी विकास, फ्यूचर सिटीज की तस्वीरें भी इस कॉन्क्लेव में दिखाई देंगी। की किताब पर एक नया विवाद शुरू हो चुका है। आजादी के बाद का स्वर्णिम इतिहास नाम की एक किताब पर राजस्थान की बीजेपी सरकार ने रोक लगा दी। आरोप यह कि इस किताब में एक पक्ष और खास तौर पर गांधी परिवार का महिमा मंडन किया गया। दावा यह कि कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों को लेकर फोटो सहित विस्तार में पाठ लिखे गए हैं, जबकि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया गया है केवल एक बार। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी समेत कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों को फोटो सहित विस्तृत बताया गया है। इसी वजह से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसे बैन कर दिया। यह अलग बात है कि किताब छप चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी के इतिहास पर सवाल उठाया। मैं आपको बताता हूं कि ये किताब विवादों में क्यों है। कांग्रेस सरकार के दौरान यह किताब तैयार हुई थी। 11वीं और 12वीं के छात्रों को पढ़ाई जा रही है किताब। कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों का महिमा मंडन किया गया, यह दावा बीजेपी का है। हर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पर एक अलग अलग चैप्टर है, जबकि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किताब में सिर्फ जिक्र भर है। कवर पेज पर इंदिरा राजीव की तस्वीर है। नए सत्र में 4.90 यानी कि 4,90,000 पुस्तकों का प्रकाशन। 80% किताबें स्कूलों में बांटी जा चुकी हैं, लेकिन अब इस किताब को बैन कर दिया गया। कांग्रेस ने ही ये किताबें चालू करवाई थी, लेकिन उसके जो परीक्षा में अंक नहीं जुड़ते थे, यानी केवल पढ़ना है, तो जो बच्चों को जो पढ़ाई जाती है उसका जो परीक्षा में अंक नहीं जुड़े, उसका कोई अर्थ भी नहीं होता। उन्होंने इस देश के लिए और प्रदेश के लिए जो कुछ किया है उनका उल्लेख होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने जो अच्छा किया है उसका तो उल्लेख हो, लेकिन जो मेरे सामने वाले ने उल्लेख किया, अच्छा किया, उसका उल्लेख ना हो, ये बेईमानी है। जो छप गई वो पड़ी रहेगी। ऐसा थोड़ी कि गलती से कोई खर्चा हो गया,
कोई जहर खरीदने में आ गया तो उसको खाना ही है। सवाल कांग्रेस बीजेपी में आप कैसे बांट सकते हो आजादी की लड़ाई को? आप तो थे ही नहीं आजादी की लड़ाई में। ये मदन दिलावर जी और इनके बीजेपी के बड़े जितने नेता हैं, इनके पुरखे हैं, वो सारे के सारे आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के जो मुखबिरी करते हैं वो बने हुए थे। तो आपको इतनी ज्यादा दर्द हो रहा है कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिखाना है, आपको आदरणीय भैरू सिंह जी को दिखाना है, आपको वसुंधरा जी को दिखाना है, आपको अशोक गहलोत जी को दिखाना है, तो आप में दम होना चाहिए। बीजेपी की सरकार में लड़ाई लड़ रही है, चल रही है आपस में। आप निकालो ना अलग से पुस्तक, आप शिक्षा मंत्री हो, आपके डिपार्टमेंट में आपकी चलती नहीं है। खबर उत्तर दिल्ली के आजाद मार्केट से जुड़ी। यहां एक बिल्डिंग गिरने से शख्स की मौत हो गई। बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सूटकेस और तिरपाल की दुकानें थी। इसके पास ही मेट्रो की टनल बनाने का काम चल रहा था। डीएमआरसी ने पहले ही इन दुकानों को नोटिस दे दिया था कि खाली कर दिया जाए, लेकिन एक शख्स हादसे के वक्त दुकान के अंदर सो रहा था। मौके पर एनडीआरएफ की टीम ने मलबा हटाया तो इस शख्स का शव बरामद हुआ। दुकान के नीचे खड़ा एक ट्रक भी इसकी चपेट में आ गया। पीलीभीत में एक आवारा सांड एक घर की छत पर जाकर बैठ गया। खपरेल गैटिया गांव में एक मकान बन रहा था और रात में सांड घर की छत पर जाकर बैठ गया। छत पर सांड को देखकर मकान मालिक और आसपास के लोग हैरान हो गए। काफी मशक्कत की गई तो ये सांड नीचे उतर सका। ये देखिए, आराम फरमाते हुए ये सांड। पीलीभीत की तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि कैसे मानो ये एक स्टेटमेंट दे रहा हो कि ये मेरा एरिया है, आप थोड़ा इधर उधर कहीं देखें। लाश बरामद हुई है। घर में प्रोफेसर के खून से लथपथ लाश मिली। प्रोफेसर के गले और हाथ में चोट के गहरे निशान। ये बॉटनी की प्रोफेसर थी डॉक्टर प्रज्ञा अग्रवाल, जिनकी डेड बॉडी मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल ये कि प्रोफेसर की मौत कैसे हुई। हरिद्वार में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। कांवड़िए हरिद्वार और गढ़ गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों तक जाते हैं। वहां भगवान भोले का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा 23 जुलाई तक चलने वाली है। कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। साथ ही यात्रा वाले रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने वाली नेम प्लेट लगाने को भी कहा गया है। यूं तो साल भर हरिद्वार में भक्तों का तांता लगा रहता है जो गंगा स्नान करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में इस वक्त सावन के महीने का जो माहौल है वो बिल्कुल बदला हुआ आपको नजर आएगा। मैं इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ हरिद्वार की, हर की पैड़ी की ये तस्वीर है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम जो यहाँ के घाट हैं वो भक्तों से खचाखच भरे हुए हैं, क्योंकि सावन का महीना शुरू हो चुका है और जल लेने के लिए, गंगा जल लेने के लिए, कांवड़ यात्रा के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये देखिए, आपको यहाँ अलग अलग तरीके के कावड़ दिखाई देंगे। ये नया सा कावड़ आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, ऊपर डमरू है और नीचे आप, क्योंकि देखेंगे जब भी आप भोले बाबा को देखेंगे, शिव को देखेंगे, तो उनके आसपास प्रकृति आपको चारों तरफ नजर आएगी। और ठीक उसी तरीके से जब इस कावड़ को जो भक्त हैं भोले के, उन्होंने सजाया है तो उसका ध्यान रखा गया। लेकिन कितना खूबसूरत ये सजाया गया है। किसका कावड़ है ये? आपका है? क्या नाम है आपका? रवि। इतना सुंदर कावड़ बनाया है, कैसे इसको सजाया है आपने? ये कहते हैं कावड़ तो मैंने खाली सिंपल ली थी, बाकी अलग सजवाया इसको मैंने। अच्छा। 3500 की मैंने कावड़ ली है, 1000-1500 का इसमें खर्चा अलग से आया। तो ये एकदम अलग और खूबसूरत दिखाई दे रहा है। हाँ जी। कहाँ लेकर जाएंगे? ये दिल्ली जाएगी, दिल्ली नांगलोई। दिल्ली नागलोई लेकर जाएंगे और उसके बाद वहाँ मंदिर में आप ये जल अर्पित करेंगे। हाँ जी। तो ये देख रहे हैं आप, लेकिन इसके पीछे एक दूसरा कावड़ भी मुझे नजर आ रहा है और ये आप देखिए शिवलिंग के आकार का ये कावड़ है। तो अपने अपने हिसाब से लोग अपने कावड़ को न सिर्फ सजा रहे हैं, बल्कि उनकी जो श्रद्धा है, उनकी जो भावना है, वो भी उसमें दिखाई दे रही है। ये किसका कावड़ है? आपका कावड़ है? क्या नाम है आपका? सुमित नाम है। बोले। सुमित, कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं? जी बोले। बहुत सुंदर कावड़ सजाया आपने। कहाँ से सजवाया? बोले यहीं से सजाई है। यहीं से सजाई है। तो भोले की फौज यहाँ देखिए आपको बड़ी तादाद में नजर आएगी। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? नहीं दोस्त, दिल्ली के। दूसरी तरफ कावड़िए भी अलग अलग रंग के में ही दिखाई दे रहे हैं। कुछ कावड़िए तो कावड़ के साथ साथ महादेव को भी सिर पर उठाकर हरिद्वार ले आए। देखिए मेरठ से प्रेरित की ये खास रिपोर्ट। सावन के महीने में कावड़ियों की तस्वीर अलग अलग तरीके की नजर आ रही है। जहां आप अलग अलग तरीके के कावड़ देख रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी शिव भक्त दिख रहे हैं जिनके देखिए कांधे पर साक्षात भगवान भोले विराजमान है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो तमाम जो शिव भक्त कावड़िए हैं, उनके देखिए कांधे पे किस तरीके से भगवान शिव की अलग अलग तस्वीरें जो है अलग
अलग मूर्तियां जो है वो दिखाई पड़ रही है, जहां जटाओं के पास भगवा गमछा बंधा हुआ है, वहीं आंखों पे चश्मा भी लगा हुआ है। आपसे बात भी करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? सर नाम बोले। भोले को आपने अपने कंधे पे बिठाया और चश्मा भी लगा दिया है। ये मर्जी हमारे भोले की चश्मा लगवाने के लिए। मतलब जो भोले भक्त की तरह महादेव भी बिल्कुल मतवाले तरीके से आप लोग साथ में लेके चलते हैं। हाँ बोले। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सूरज। आपने चश्मा नहीं पहनाया? चश्मा पहनाया था, वो टूट गया था रास्ते में। अच्छा, टूट गया था। बारिश के कारण। तो आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं राजस्थान, हमको वहाँ जाना है राजस्थान भरतपुर। तो आप ये हरिद्वार से भी आ रहे हैं? हाँ हरिद्वार से ला रहे हैं। और इसी तरीके से कांधे पे महादेव को बिठा के ला रहे हैं? हाँ कांधे पर ही। पैदल ही? पैदल। इतना जोश, मतलब क्या महादेव के भक्त हैं इसलिए इतना जोश है? महादेव के भक्त हैं इसलिए जोश है। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। भगवान की जय। भगवान भोले के कावड़ यात्रा को लेकर भक्त वो कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, यानी कि भक्ति, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन की भी मुस्तैदी सामने आ रही है। सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कमर कस ली है। पूरे रूट पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। कावड़ियों की सुरक्षा को लेकर खास तैयारी की गई है, जिसके मुताबिक हर 1 किलोमीटर पर पुलिस का बाइक दस्ता मौजूद है। नदी के हर घाट पर एनडीआरएफ और गोताखोर तैनात हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की चौकी स्थापित की गई है। पूरे रूट की ड्रोन सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। यात्रा मार्ग पर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए डायवर्जन भी कर दिया गया ताकि लोकल लोगों को दिक्कतें ना हो। अधिकारी डीजे की ऊंचाई, ध्वनि सीमा पर भी खास तौर पर निगरानी रखे हुए। डीजे में अश्लील गानों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। LIU यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, एसओजी और साइबर सेल हाई अलर्ट पर है। शिवालयों पर सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती रहेगी। तो यहां में जबरदस्त बारिश हुई जिसकी वजह से गुरुग्राम डूब गया, लेकिन फरीदाबाद से भी अब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सिर्फ 1 घंटे की झमाझम बारिश और सारा रिकॉर्ड टूट गया। पूरा शहर पानी पानी कैसे हो चुका है ये तस्वीर आपको। कुछ जगहों पर तो 2 से 2.5 फीट तक पानी भर गया, और ये सब कुछ हुआ सिर्फ 1 घंटे की बारिश। ये बस स्टैंड की तस्वीर आपके सामने, जहां पर पानी भरने से यात्रियों को काफी परेशानी हुई। अब कहने को तो गुरुग्राम भी स्मार्ट सिटी है, साइबर सिटी जिसकी पहचान पूरी दुनिया में है। ये फरीदाबाद की अब आप तस्वीर देख रहे हैं, ये भी स्मार्ट सिटी है, लेकिन बारिश ने इस स्मार्ट सिटी की पोल खोल दी कि भैया ये शहर कितना स्मार्ट है। वैसे अजमेर जिले में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों की लागत से बना एलिवेटेड रोड एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ चुका है। अजमेर सिविल कोर्ट ने इस रोड पर आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अधिकारियों को तलब किया गया इस एलिवेटेड रोड का निर्माण स्मार्ट सिटी के तहत करीब 243 करोड़ की लागत से किया गया था, लेकिन निर्माण हुए 3 साल हुए और यहां पर गड्ढे पड़ने लगे। बारिश के मौसम में सड़क पर पानी भर जाने से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, या यूं कहिए कि यह एलिवेटेड रोड बहुत घातक हो चुका है। बंद करने की वजह से यहां पर जाम लगना शुरू हो चुका है। मतलब जो जाम से निजात दिलाने के लिए एलिवेटेड रोड बना था, इसके बंद होने के बाद अब लोग ट्रैफिक समस्या से दो चार। जिनके हाथों में थी शपथ वही सौदागर बन गए, इन्हीं की पालकियों में सच और न्याय जल गए। जी हां, इस बात को चरितार्थ करती अजमेर शहर के बीचों बीच बनी ये राम सेतु एलिवेटेड रोड है, जो कि अब विवादों के घेरे में है। दरअसल केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करीब 245 करोड़ रुपए की लागत से ये एलिवेटेड रोड बनकर तैयार हुई थी, लेकिन महज 3 साल के भीतर ही भयंकर विवादों के घेरे में, क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ पर जमीन धंस रही है, गड्ढे हो रहे हैं, जो कि विकास के दावों की पोल खोलने के लिए पर्याप्त है। इसी को लेकर एक पक्ष ने अजमेर कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 11 जुलाई तक आवागमन रोक दिया है। इसके चलते काफी समस्याएं भी हो रही है। आप देखेंगे किस प्रकार से ये जो एलिवेटेड रोड का आवागमन रोका गया, ऐसे में ट्रैफिक जाम की समस्या पूरे शहर में हो रही है। तो वहीं साफ तौर पर जिला प्रशासन का कहना है कि MNIT और तमाम जो एजेंसियां जो इस प्रोजेक्ट में शामिल थी, उनसे तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी जाएगी कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट जो है वो आवागमन के लिए उपयोगी की अब बचा भी है या नहीं, क्योंकि अनियमितताओं की बात इसमें शामिल है। ऐसे में अब सियासत भी इस प्रोजेक्ट को लेकर शुरू हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस कह रही है कि केंद्र सरकार ने अपने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस एलिवेटेड रोड को बनाया था, ऐसे में केंद्र सरकार की एजेंसियों ने भयंकर भ्रष्टाचार किया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के समय ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ था और अशोक गहलोत सरकार ने जमकर भ्रष्टाचार इसमें किया है, जिसकी जांच होकर रहेगी।
आमजन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो बीजेपी सरकार है और यहाँ के जो नेता हैं, उन्होंने ये एलिवेटेड रोड का भगवान नाम से नाम तो जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ के जो नेता वो नाम चेंज करने बैठे माहिर है। जगह जगह अजमेर के सब मार्ग चेंज कर दिए। लेकिन आप देखिए जो खड्डा हुआ था उसको सीमेंट और कंक्रीट से भर दिया। जो डामर का रोड था उसको केवल एक खाना पूर्ति के लिए, और जो जिम्मेदार लोग थे जिन्होंने नाम चेंज करा वो मौके पे आके इसकी जिम्मेदारी लेते। जो लापरवाह लोग थे और अधिकारी थे उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक तरफ बीजेपी के लोग बोलते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार है, अजमेर के अंदर नगर निगम बीजेपी का है, अजमेर के दोनों विधायक बीजेपी के हैं, अजमेर के अंदर सांसद बीजेपी का है, उसके बावजूद भी राज्य में सरकार बीजेपी की है, उसके बावजूद भी जितने भी स्मार्ट सिटी के अंदर जितना भी पैसा यहाँ पे लगाया जा रहा है 252 करोड़ की लागत से जो एलिवेटेड ब्रिज बनाया, मात्र 1.5 से 2 साल के बाद ही जो बारिशें हुई, सिर्फ 2 बारिशों के अंदर ही यहाँ के एलिवेटेड ब्रिज की जो भुजाएं हैं, वो भुजाओं के जो डिवाइडर हैं वो डगमगाने लगे। यहाँ पर जो छात्र हैं वो जो वेटनरी कॉलेज में यहाँ पढ़ाई करते हैं, वो उन लोगों का कहना है कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। और देखिए तरह तरह के जो यहाँ पर पोस्टर्स है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। स्ट्राइक को लेकर ये तमाम जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए हैं, यानी कि जो यहाँ पर छात्र हैं, डॉक्टर हैं या जो भी इलाज यहाँ पर चलता है वेटनरी कॉलेज के अंदर, उसको रोक लगा दिया गया है, उस पर स्ट्राइक है। और तमाम जो कर्मी है वो भी यहाँ पर बाहर मौजूद है, क्योंकि गेट बंद है, किसी की एंट्री नहीं है। जो यहाँ पर एम्प्लॉई है, जो यहाँ काम करने आते हैं, वो लोग भी बाहर है। छात्रों से एक बार हम बात यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो इन लोगों की मांग है वो क्या है। आप लोगों की क्या मांग है? हम लोगों का जो मेन मांग है, जो कल जो वारदात हुआ है यहाँ पे, उसमें जो मेन कल्प्रिट है उसको सजा मिलनी चाहिए। सबसे पहला मांग यही है। दूसरा मांग हम लोग बिल्कुल भी सेफ एंड सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पूरे कॉलेज कैंपस में यहाँ बाहर के सारे लोग ऑलवेज आते और जाते रहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि उस पे पूरी तरह से लेकर सरकार सवालों के घेरे में, प्रशासन सवालों के घेरे में। लेकिन जहां बाबू काम करते हैं बिहार में, वहां क्या होता है ये मधेपुरा की खबर से जानिए। यहाँ सरकारी बाबुओं का एक ऐसा कारनामा जो आपको हंसने पर मजबूर कर देगा। एक महिला के वोटर ID कार्ड पर मुख्यमंत्री साहब की फोटो लगा दी गई। बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री साहब की फोटो लगाई गई और उसे भेज भी दिया गया कि जाइए आप वोट देकर आइए इस चेहरे के साथ। मामला मधेपुर शहर के जयपाल पट्टी मोहल्ले का है, जहां पर अभिलाषा कुमारी ने नए वोटर ID कार्ड के लिए अप्लाई किया था। वोटर ID कार्ड मिला तो सारी डिटेल तो ठीक थी, लेकिन अभिलाषा कुमारी की अपनी फोटो की जगह मुख्यमंत्री साहब की फोटो लगा दी। ये वोटर कार्ड अब वायरल हो रहा है। चुनाव आयोग की जमकर किरकिरी हो रही है। नया पहचान पत्र बन के आया है, उसमें नया वाला कार्ड का है, और जब हम नाम देखे तो सारा चीज सब चीज सही है। लेकिन ये चीज समझ में नहीं आया कि हमारे राज्य में चल क्या रहा है। नीतीश कुमार डबल इंजन सरकार में एक पहचान पत्र को मतलब गलत तरह से दूसरे का फोटो देखे, उसमें भी हमारा आपका या जनरल लोग का नहीं है, राज्य हमारे राज्य बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोटो हमारी पत्नी के जगह पर उनका फोटो हो, इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है। देखिए मुख्यमंत्री के साथ ही खेल हो गया। मतलब अगर सिर्फ ऑथेंटिक अगर आइडेंटिफिकेशन वोटर ID कार्ड होता तो सोचिए जरा क्या होता। खैर, हरिद्वार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ किसी भी हादसे से निपटने के लिए तैनात SDRF ने अचानक गंगा जी के तेज बहाव में बह रहे 6 कांवड़ियों की जान बचा ली। ये देखिए मुस्तैदी से कैसे जान बची। ये कांवड़िए हरिद्वार में जल लेने आए थे और गंगा स्नान करते समय अचानक इनका पैर फिसला। देखते देखते लोग गंगा जी की तेज धारा में बहने लगे। चीख पुकार मच गई। वहां पर पहले से SDRF की टीमें तैनात थी और गोताखोरों के ने बहती नदी में छलांग लगाकर जान बचा ली। बार बार जो कहा जा रहा है कि तैयारियां प्रशासन की मुस्तैद है। देखिए कैसे यहां पर SDRF की टीम मौजूद थी। पता चला कि बहते हुए कुछ कांवड़िए आ रहे हैं। नहाने के दौरान ये हादसे का शिकार हो गए थे। और ये देखिए यहां पर आप देखिए कितनी तेजी से ये कांवड़िए बहते हुए आ रहे हैं और बहुत तेजी से लाइफ गार्ड के साथ SDRF के जवान कूदे और यहां पर कांवड़ियों की जिंदगी बचाई। और आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कि बारिश से झारखंड में कई जगहों पर हालात कैसे बिगड़ गए। दशम वाटरफॉल ओवरफ्लो होने के बाद यहां पर्यटक पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय का दशम वाटरफॉल का ये वीडियो, इसका नजारा देखने के लिए लोग दूर दूर से यहां पहुंच रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है। इसके बाद 144 फीट की ऊंचाई से गिरता ये झरना बहुत खूबसूरत है। हालांकि दूर से ही खूबसूरत है, पास जाने पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लोग इस दशम वाटरफॉल को देखने के लिए दूर दराज से पहुंचे। उत्तर प्रदेश में सरकार के आदेश के बाद जहां एक तरफ मांस की दुकानें बंद कर दी गई, तो वहीं शराब की दुकानों को तिरपाल से ढका जा रहा है। मुरादाबाद में जिला प्रशासन के आदेश के बाद यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली सभी शराब की दुकानों को ढका जा रहा है। इसके लिए दुकानदार बड़े बड़े तिरपालों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
हालांकि शराब की बिक्री पर रोक नहीं है, दुकानों को ढक कर रखने के सिर्फ आदेश दिए गए।